उर्जित पटेल को मिली आरबीआई गवर्नर की कमान, बढ़ती महंगाई और डूबते कर्ज की वसूली बढ़ाना होगी सबसे बड़ी चुनौती। उर्जित पटेल का एक स्टेटमेंट बने कि न मैं डव हूं न मैं हॉक हूं, मैं तो सिर्फ एक आउल हूं। तो अगर आरबीआई गवर्नर लक्ष्मी जी के वाहन चालक है तो हमारे लिए आने वाला समय अच्छा ही रहेगा। मार्केट और इंडस्ट्री के दिग्गजों को भाई उर्जित पटेल, रेटिंग एजेंसी ने भी दिया थम्स अप। फिच ने कहा डिप्टी गवर्नर को गवर्नर बनने से मौजूदा नीतियां आगे भी रहेंगी जारी। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति के बाद घरेलू बाजार पर रहेगी नजर। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी में हल्की बढ़त। शुक्रवार को कमजोरी के साथ बंद हुए यूएस और यूरोपीय बाजार। आज फोकस में रहेंगे फोर्टिस हेल्थकेयर और फोर्टिस मलार हॉस्पिटल। कंपनी से अलग होगा डायग्नोस्टिक कारोबार, बोर्ड ने दी डीमर्जर को मंजूरी। और रेल बजट के बाद आम बजट में बड़ा फेरबदल संभव। फरवरी की जगह अब जनवरी में ही आ सकता है आम बजट, वित्त मंत्रालय कर रहा है विचार। और जीएसटी पर इंडियन इंडस्ट्री ने लगाई सरकार से गुहार, कहा अप्रैल 2017 से आगे बढ़ाए जीएसटी लागू करने की तारीख, सिस्टम अपडेट करने के लिए मांगा 6 महीने का वक्त। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में अविनाश कुरश्कर और PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप आगले हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। जानेंगे कि आज कौन से लेवल्स हैं जिस पर नजर है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपको बताई थी, देखिए वो आती हुई दिखी। शनिवार को 4 बजे हमने आपको बता दिया था कि उर्जित पटेल ही बन रहे हैं गवर्नर, और शुक्रवार को अगर आपने ये शो देखा था तो हमने आपको यहां पर बताया था कि 2 ही नाम है सबसे आगे और उर्जित पटेल का नाम सबसे ऊपर है। तो वो होता हुआ दिखा। हर्षिता, आप सीएनबीसी आवाज की एक और खबर पर लगी मोहर। जी हाँ, और एक बहुत बड़ी मोहर लगती हुई, और खास बात यह है कि शायद बाजार ने इसको पहले ही पचा लिया था। आज ऑफ कोर्स वो लेट रिएक्शन, लास्ट मिनट रिएक्शन देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन ज्यादातर लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि जितनी मेहनत पिछले कुछ सालों में रघुराम राजन के साथ मिलकर उर्जित पटेल ने की है, इस पद के इनके हाथ लगने से ये कमान जो इनके हाथ में आएगा आरबीआई का, वो पॉलिसी एक्शन जारी रहेगा। ऑफ कोर्स इनको एक इन्फ्लेशन हॉक माना जाता है, तो महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पॉलिसी कंटिन्यूएशन है वो जारी रहेगा। इससे बाजार के दिग्गज पार्टिसिपेंट्स काफी खुश हैं, उत्साहित हैं। और अगली नजर जो होगी सबकी वो होगी कि अगले 3 नाम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कौन कौन से होते हैं और वो किस तरह से एक्शन लेंगे। तो 4 अक्टूबर को होने वाली है अगली आरबीआई की पॉलिसी, और ये 3 नाम भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ये भी वोट डालेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स को किस तरफ रखा जाए। तो ब्याज दरें घटेंगी या नहीं घटेंगी, उर्जित पटेल तो तय करेंगे, लेकिन साथ में वो 3 नाम भी होंगे जिस पर सबकी नजर टिकी रहने वाली है। लेकिन बाजार खुश इसलिए भी है कि ब्यूरोक्रेट का नाम नहीं आया है, तो जो पॉलिसी में पहले से ही काम कर रहे थे उन्हीं का नाम आगे बढ़ाया गया है। तो ये चीज एफआईएस को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। एक एक्सपीरियंस पर्सन का आना जो आरबीआई के तौर तरीकों से वाकिफ है, वो शायद एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा। और ढेर सारे, चाहे आप एफआईआईज हो जो कह रहे हैं कि अब तक जो साफ सफाई का काम किया है रघुराम राजन और उर्जित पटेल ने मिलकर, वो आगे जारी रहेगा। स्पेशली बैंकर्स इसको लेकर काफी उत्साहित है। चाहे आप दीपक पारेख हो, चंदा कोचर, उन्होंने सबने कहा है कि एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट है और उर्जित पटेल का ऑफिस में रहना वो एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है। लेकिन बस कुछ लोग जो चिंता कर रहे हैं वो यही है कि वो हॉकिश हैं। तो जो लोग सोच रहे थे कि ब्याज दरें अब 4 अक्टूबर को ही घट जाएंगी, वो थोड़े से निराश हो सकते हैं। इसलिए आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी इतनी बड़ी तेजी नहीं दिखा रहा जो लोग देखना चाहते थे। बहरहाल आज बाजार से पहले रुपया किस तरह से एक्शन देगा उस पर होगी नजर। 4 हफ्ते के निचले स्तर पर शुक्रवार को रुपए ने अपनी क्लोजिंग दी थी। आप देखिए 67 का स्तर देखने को मिला था। तो पहली नजर होगी रुपए की ओपनिंग पर और उसके बाद इक्विटी मार्केट्स की ओपनिंग पर। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट हफ्ता है, इस सीरीज का एक्सपायरी भी होने वाली है। तो इन तमाम एक्शन के बीच हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे क्या रणनीति बनानी चाहिए। और जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट। बागले साहब, गुड मॉर्निंग। बताइए, जो रेंज है पिछले कुछ दिनों से जिस पर आपने काम करने की सलाह दी है, वही रेंज बरकरार है या इस इवेंट के चलते रेंज ऊपर की तरफ टूट सकती है या नीचे की तरफ टूट सकती है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षदा। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा। आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट्स आज थोड़े सबड्यूड लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अपना निफ्टी ऊपर ही चलेगा, लेकिन वो भागेगा नहीं।
जो तो आप जो बोल रहे थे वो कंटिन्यू रहेगा, हल्की सी तेजी जो हम बोल रहे थे वो रेंज 70-80 पॉइंट की, मुझे उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं लगती है। 8630 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 8760 का मेरा टारगेट होगा। बैंक निफ्टी 19250, 19600 ये रेंज में मानता हूं, और 19600 बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रांग है, तो 19600 हमको देखने को जल्दी मिलना चाहिए। कंस्ट्रिंग आप कह रहे हैं कि वो एक तेजी का रुझान देखने को मिलेगा, लेकिन आराम से बाजार मूव करने वाला, ये एक्सपायरी वाला हफ्ता भी। और नॉर्मली इस सीरीज में हमने नोटिस किया एज अगेंस्ट जो पिछली सीरीज थी कि एक्शन इतना ज्यादा सीरीज की शुरुआत में नहीं देखने को मिला है। पिछले हफ्ते भी कुछ जानकार कह रहे थे कि शायद इस हफ्ते जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जाएंगे वो बड़े गेंस देखने को मिलेंगे, एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। तो एक्सपायरी के लिहाज से आपको क्या लग रहा है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और कितने चांसेस हैं कि हम 8700 के ऊपर की एक्सपायरी देखेंगे? बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम 8700 के ऊपर में भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, लेकिन उसके आसपास की एक्सपायरी देखेंगे। लेकिन 8800 तोड़कर वन वे ऊपर जाएंगे, इतना बुलिश मैं नहीं हूं। 8600 नीचे में ब्रेक नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस है। तो बुलिश, माइल्डली बुलिश, ये मैं कहूंगा। ओके, चलिए तो कुछ ही देर में हम पूछेंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट को पसंद है। अविनाश कुरश्कर की राय भी आपके सामने लाएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एफआईआईज और डीआईएस के डेटा की। और देखिए, हम पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे डीआईएस लगता है हर्षदा बेच कर तैयारी कर रहे थे वो, और हाँ, और अब आप देखिए लेट ही सही खरीदारी का फिगर 106 करोड़ रुपए का कैश मार्केट में आता हुआ, और एफआईआईज की तरफ से जो कमिटमेंट है वो इस पूरे महीने जारी रहा है। 410 करोड़ रुपए की बाइंग उन्होंने करी है कैश मार्केट में, और एफएनओ में भी देखिए 477 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। तो यहां से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, दोनों ही संस्थागत निवेशक खरीदारी करने के मूड में आते हुए। जी हाँ, और खास बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में अब तक हमने देखा था जो नेगेटिव आंकड़े आ रहे थे, लगातार बिकवाली हो रही थी, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में भी खरीदारी का ये आंकड़ा देखने को मिला 233 करोड़ तक का। और ये रुझान यही दिखा रहा है कि शायद स्टॉक्स के साथ अब एफआईआईज इंडेक्स पर भी नजर रखने लगे हैं, क्योंकि अब तक फोकस सिर्फ स्टॉक्स पर था, चाहे वो बड़े काउंटर्स हो या फिर छोटे काउंटर्स हो। अब भी हमने देखा है स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 150 करोड़ की खरीदारी हुई है या फिर 160 करोड़ की खरीदारी हुई है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स पर फोकस आना आई थिंक एक बहुत बड़ा सिग्नल है। बिल्कुल, चलिए ये तो बात हुई एफआईआईज और डीआईएस डेटा की, लेकिन कौन सा वो स्टॉक है जहां पर आज आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं? टॉप पिक जानते हैं बागले साहब का, बताइए सर कहां नजर है? काफी सारे शेयर देख रहा हूं मैं आपकी लिस्ट में, सारे के सारे बाई साइड के कॉल्स हैं आज। पिछले काफी दिनों से यही व्यू रहा है हेमंत, और लेकिन आज एक बात अलग वो है कि आज मेरा कोई फ्रंटलाइन स्टॉक नहीं है, ज्यादातर मिड कैप या तो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू में मैं बिलीव करता हूं, और जो जारी रहेगा। मेरा टॉप पिक होगा टोरेंट पावर, जो मैं बाय रिकमेंड करूंगा। प्राइस और वॉल्यूम बिल्टअप है, 180 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मुझे लगता है वहां से बाउंस बैक होना चाहिए। तो 180 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 198, 2 या 3 दिन का व्यू है, मुझे लगता है एक 7-8% की अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, तो टोरेंट पावर होगा टॉप पिक आज संदीप वागले जी का, यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन चलिए इससे पहले कि हम अविनाश कुरश्कर के पास जाएं और उनसे पूछें कि उनका टॉप पिक कौन सा है, आपको बता देते हैं कि 5 दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय आज के दिन क्या है, निफ्टी पर किस तरह के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और राय उनकी आपकी स्क्रीन पर। आशुतोष सरना कह रहे हैं 8750 का स्तर देखने को मिल सकता है, 8630 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, तेजी की राय। साथ ही हमारे अगले जानकार की भी राय आपके सामने आ रही है। पुनीत किनरा ये कह रहे हैं बिकवाली करनी चाहिए पुनीत, किसी वजह से नेगेटिव है मार्केट पर, 8610 और 8590 के टारगेट के लिए बिकवाली करें और 8730 पर लगाइएगा स्टॉप लॉस। और विकास कह रहे हैं निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के खरीदारी ही करनी चाहिए। चलिए, तो 2 राय अब तक आई है खरीदारी की। 8730 का टारगेट है, 8610 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। और सुमित पगाड़िया भी पहले की तरह बुलिश ही है, उन्होंने कहा 8650 पर मौका मिलते ही आपने खरीदारी करनी है, टारगेट रहेगा 8730 का और 8580 का स्टॉप लॉस। और एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान भी देखिए बाजार पर बुलिश, 8720 का टारगेट दे रहे हैं, 8630 का स्टॉप लॉस भी। तो 5 एक्सपर्ट्स की राय हमने आपके सामने रखी, और देखिए 5 में से 4 हैं बुलिश भारतीय बाजारों पर, एक हैं बेरिश पुनीत किनरा की राय कह रहे हैं कि बिकवाली करनी चाहिए। चलिए एक और एक्सपर्ट की राय आपके सामने रखते हैं, अविनाश से पूछते हैं वो कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेटअप को। हाय अविनाश, गुड मॉर्निंग, बताइए ये जो बड़ा ओवरहैंग था मार्केट पर वो खत्म होता हुआ दिखाया, खबर आ गई उर्जित पटेल जी को गवर्नर साहब की नियुक्ति कर दी गई है। आज बाजार इतना खुश दिख नहीं रहा, कम से कम एसजीएक्स निफ्टी देखिए 15 पॉइंट ऊपर था और अब लाल में फिसलता हुआ। क्या बाजार डर रहा है ब्याज दरें तेजी से नहीं घटेंगी?
नहीं, इनफैक्ट हेमंत, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि अभी मैक्रो लेवल पे जो भी पॉलिसीज होगी वहां पे हम लोग को कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। आई थिंक रेट कट के लिए शायद मार्केट्स को शायद थोड़ा सा समय रुकना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार के हेडलाइन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के नंबर्स आ गए हैं, इन्फ्लेशन डेफिनेटली एलिवेटेड लेवल पे है और हो सकता है कि इमीडिएटली रेट कट ना आए। फेड की कमेंट्री भी ऐसा बता रही है कि शायद दिसंबर तक रेट हाइक आएगा वहां पे। तो डेफिनेटली ये जो फैक्टर्स है ये शायद आरबीआई गवर्नर को इमीडिएटली रेट कट करने को ना दे, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक अच्छे गवर्नर की सिलेक्शन हुआ है। ब्रॉडली मार्केट्स मुझे लग रहा है कि 8650 या 8600 के रेंज में स्टेबलाइज होंगे और मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी गिरावट का कारण होगा, क्योंकि मोर और लेस जो भी अर्निंग्स आ गए अभी काफी एनकरेजिंग है और मेरे ख्याल से जैसे जैसे मानसून का प्रोग्रेस हमको पता चलेगा, मेरे ख्याल से मार्केट्स उस पॉइंट को लेकर मार्केट्स को ग्रेजुअली रिलेट करेगी। तो आई वुड से इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन मार्केट, इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है। कंसिडरिंग आप कह रहे हैं कि बाय ऑन डिक्लाइन मार्केट है, लेकिन फोकस रहेगा आज शायद बैंक्स पर, इंटरेस्ट सेंसिटिव्स पर, यानी कि ऑटो कंपनियां, रियल एस्टेट शेयर। अब देखना होगा कि उर्जित पटेल की कमान जो आरबीआई के गवर्नर बने हैं, क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे। जैसे आपने कहा कि रेट कट होना नियर टर्म में मुमकिन नहीं है, क्योंकि यूएस के मार्केट्स को ऑब्वियसली गवर्नर साहब देखेंगे और उसके बाद ही बड़ा रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। बैंकिंग सेक्टर में रिस्क अभी भी हैं, आपको क्या लग रहा है वो क्लीन अप की प्रक्रिया जारी रहेगी और कितना अग्रेशन उस लिहाज से देखने को मिल सकता है? ऐसे में फिर पीएसयू बैंक्स, जहां पर अभी भी एनपीए की दिक्कत है, और इंटरेस्ट सेंसिटिव में जो बिल्टअप देखने को मिला है, उसमें क्या रुझान रहेगा, क्या करना चाहिए निवेशकों को? नहीं, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेट कट ना आने के कारण थोड़ा बहुत सेंटिमेंट नेगेटिव हो, थोड़ा बहुत सेलिंग आपको देखने को मिले, लेकिन स्पेसिफिकली बैंक्स की अगर हम बात करें हर्षदा, तो मुझे लग रहा है कि जो एनपीए का एसेट क्लीनअप लास्ट 3-4 क्वार्टर से आरबीआई ने शुरुआत की थी, उसका मोमेंटम उर्जित पटेल भी कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट पीएसयू बैंकों का अगर हम रिजल्ट्स देखें तो गिने चुने बैंक्स में नंबर्स अच्छे आ गए, अदरवाइज एसेट क्वालिटी लेवल्स एलिवेटेड थे और मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली कम से कम आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए यही रवैया रहेगा। एसेट क्वालिटी का पेन जो है वो इनको डेफिनेटली इनके बुक्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, छोटे बैंकों में मुझे लग रहा है कि फेडरल बैंक है, आई थिंक ये सारे बैंकों में वैल्यू है, बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर देखने को मिले। ओके, तो नीचे मिले तो खरीदारी करने का मौका होगा। पिछले हफ्ते देखिए एक अच्छी तेजी देखने को मिलती पीएसयू बैंक में, इवन शुक्रवार को इस अनाउंसमेंट से पहले जब बाजार उम्मीद कर रहा था कि ये अनाउंसमेंट आएगा, ये पैक्स सबसे ज्यादा मजबूती भरा रहा था। तो टॉप पिक्स हैं अविनाश की एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स इसको किस तरह से देखेंगे? क्या एफआई फ्लोज कंटिन्यू रहेंगे? क्या वो उत्साहित होंगे? इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ डीबीएस बैंक की इकोनॉमिस्ट राधिका राव सिंगापुर से जुड़ चुकी हैं। राधिका जी, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। आप कैसे देख रही हैं गवर्नर साहब का जो नया नाम आया है डॉक्टर उर्जित पटेल को, और क्या लगता है फ्लोज भारत में और ज्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे क्योंकि एफआईएस खुश होंगे इस नाम से? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक ये काफी पॉजिटिव साइन है, एक क्योंकि पहले थोड़ा मार्केट वरी पॉइंट था कि कोई ऐसे प्रो गवर्नमेंट या प्रो ग्रोथ ऑफिशियल गवर्नर के तौर पे चुना ना जाए। आई थिंक डॉक्टर पटेल के अपॉइंटमेंट की वजह से हमें लगता है कि मार्केट ऐसे परसीव करेंगे, क्योंकि वह काफी डॉक्टर राजन, गवर्नर राजन के साथ अलाइन थे मॉनेटरी पॉलिसी में। उन्होंने 2014 में भी वो जो रिपोर्ट लिखा था जिसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग और रियल इंटरेस्ट रेट सब पे बात हुआ था, उसके बाद 2 साल में आरबीआई ने ब्रॉडली वही माइलस्टोन्स फॉलो किए हैं। तो आई थिंक ये बेस्ट कैंडिडेट होंगे बाहर इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इसका मतलब है कि जो सेंट्रल बैंक अभी तक करता आ रहा है उसी पॉलिसी पे कंटिन्यू होगा। इन्फ्लेशन रादर देन ग्रोथ, उसका प्रायोरिटी सेम रहेगा। और बाकी उन्होंने आई थिंक एक ही पॉइंट है कि अभी तक हमने डॉक्टर पटेल से ज्यादा कमेंट्स या रेटरिक नहीं सुना है, तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज वन थिंग दैट मार्केट्स बहुत क्लोजली देखेंगे। आई थिंक पोस्ट पॉलिसी कमेंट्स में ही यूजुअली उनसे बातचीत हो पाती है, लेकिन अभी गवर्नर होने के बाद आई थिंक उनको कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा मार्केट्स के साथ। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है राधिका, डेट मार्केट इसको कैसे देखने वाला है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी इनिशियल शायद थोड़ा सा सॉफ्टर टोन रहेगा, लेकिन क्योंकि एक इन्फ्लेशन हॉक रहे हैं, फोकस इनका हमेशा रहा है कि महंगाई को नियंत्रण में रखना हो। कंसिडरिंग करंट एनवायरमेंट जहां पर लगातार हमने देखा है सीपीआई बढ़ रही है, मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे? डेट मार्केट्स खासतौर से कैसे रिएक्ट करेंगे?
आई थिंक आप मार्केट्स का देखें तो बॉन्ड मार्केट पर्टिकुलरली में काफी रैली हो चुका है, एक तो ग्लोबल इवेंट्स की वजह से और लोकल इवेंट्स की वजह से भी। तो उसमें आई थिंक थोड़े एक दो सेशन के लिए आप प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखें इस अपॉइंटमेंट से रिस्क मिनिमल है। नेगेटिव इम्प्लीकेशंस का मेनली टू मीन की ये स्टोरी ऑफ कंटिन्यूएशन है। जैसे गवर्नर राजन थे और उन्होंने पॉलिसीज बनाए थे, डॉक्टर पटेल यही मानना होगा कि वो भी वैसे ही फॉलो करेंगे, तो इसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, प्रायोरिटीज बने रहेंगे, जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो भी बना रहेगा, और जो रुपी इतना स्टेबल रहा है अभी तक मिडल ऑफ द पैक में रहा है, वहीं पे रहेगा। तो उस तौर पे आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे कोई नेगेटिव रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो सकता है कि सिर्फ जो रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट, उसका स्केल डाउन होगा। तो अभी तो आई थिंक ज्यादातर तौर पे यही है कि फोर्थ क्वार्टर में एक कट हो सकता है। हमने भी वो अपना कॉल वो रिटेन किया है, लेकिन उसमें मेन आई थिंक हिंजिंग ऑन कि इन्फ्लेशन 5% या उसके नीचे हो फोर्थ क्वार्टर में, उसमें हो सकता है। और दूसरा जो कमिटी मेंबर्स आप देखें तो वो भी तो अभी चूज होना बाकी है। तो बिल्कुल 2 out of 6 पता है हमें, जो लार्जली उर्जित पटेल उनके और जो ईडी हैं उनका तो और कॉशियस है। तो 2 out of 6 मेंबर्स कॉशियस हैं, बाकी 4 कैसे निकलते हैं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी कमेटी आई थिंक अक्टूबर से पूरी डिसीजन देंगे रेट पर। बिल्कुल, और यही खबर चल रही है कि बाकी के 3 नाम भी सरकार जल्दी ऐलान करती हुई दिखे। सर्च और सिलेक्शन कमेटी जो है उसने अपने नाम लगभग तैयार कर लिए हैं, वो नाम भी बाजार में आएंगे। तो क्या वो ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे इस बार 4 अक्टूबर को होने वाली पॉलिसी में? तो बाजार अगर आज घबराए तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, क्या ये आप कहना चाहती है मैम? एब्सोल्युटली, आई थिंक अभी तक तो जो गवर्नर थे उन्होंने ही सब डिसीजंस लिए थे रेट्स के बारे में, लेकिन अगर जो कमिटी निकलेगा उसमें गवर्नर का जो खुद का इन्फ्लुएंस होता है वो कम होगा अनटिल अनलेस टाई निकले इस सिचुएशन में। तो यस, आई थिंक ज्यादातर घबराने की जरूरत नहीं है। देन अगेन गवर्नर जो है वो उनका खुद का व्यू इम्पोर्टेंट रहता है मार्केट के लिए, सिग्नलिंग के लिए, तो दैट विल बी इम्पोर्टेंट। लेकिन ऐसे डरने की बात नहीं है कि बहुत ही हॉकिश रहेंगे या बिल्कुल रेट कट नहीं करेंगे। आई थिंक कम्प्लीटली उन्होंने ये भी कहा है उनके कमेंट्स में कि वो जो 2 to 6% का रेंज है उसमें अगर कोई सप्लाई शॉक्स की वजह से ज्यादा जाए फिर भी ठीक है, तो इतने हॉकिश भी नहीं है। आई थिंक इतना डरने की बात नहीं है, बट आपने जैसे कहा वो 4 मेंबर्स जो चूज होंगे वो इक्वली इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा मार्केट के। बिल्कुल मैम, हम भी सुबह यही बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि बाकी के 3 मेंबर्स के नाम सामने आए तो बाजार कुछ थोड़ा और बल मिले, थोड़ा और चिंता खत्म हो, क्योंकि थोड़ा सा बाजार घबरा गया है। आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी सुबह करीब 20 पॉइंट ऊपर था और अभी फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार करता हुआ। लेकिन शुक्रिया मैम आपका अपना पर्सपेक्टिव आज सीएनबीसी आवाज के साथ शेयर करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट होगा कि बाकी के 3 नाम कौन से होते हैं और उनका व्यू क्या है इकोनॉमी के लिए। तो सरकार नियुक्त कर रही है, एक तरह से आप कह सकते हैं सिलेक्शन कमेटी नियुक्त कर रही है, देखना होगा वो नाम क्या निकल कर आते हैं। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स है जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए और कौन से वो 5 स्टॉक्स आपके रेडार पर रहेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर है IL&FS इंजीनियरिंग। इनको पावर ग्रिड गुजरात की ओर से एक ऑर्डर मिला है और ये लगभग 136 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें कंपनी जल्द ही जेवी के तौर पर काम करना शुरू करेगी। और ऑर्डर मिला है ARSS इंफ्रा को भी 55 करोड़ रुपए के आसपास का ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर से लाइन को डबल करने का ये ऑर्डर है। तो छोटा ऑर्डर है लेकिन इस कंपनी के लिहाज से बड़ा माना जाएगा ARSS इंफ्रा का, क्योंकि मार्केट कैप छोटा है। तो यहां पर आज तेजी देखने को मिल सकती है। और साथ ही MCX को भी रखिए रेडार पर, क्योंकि सेबी से कमोडिटी मार्केट में, जो कमोडिटी मार्केट का ये एक्सचेंज है, उसमें हेजिंग की पोजीशन लेने की अनुमति मिल गई है और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ रहेगा इस स्टॉक के लिए और यहां पर थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। गुजरात एल्कलीज, DCW, GHCL, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले हफ्ते भी रेडार पर थी और आप देखिए एक बड़ी राहत आती हुई। ताइवान से जो इम्पोर्ट हो रहा है एक केमिकल है कॉस्टिक सोडा, उसके ऊपर एंटी डंपिंग की जो मियाद थी वो कल मंगलवार को खत्म होने वाली थी और सरकार ने उसकी मियाद जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। तो राहत की बात इस पूरे सेक्टर के लिए। और साथ ही एक छोटी कंपनी कॉस्मोफिल्म्स को भी रखिए रेडार पर। दरअसल इनकी जो ग्लोबल होल्डिंग कंपनी है वो नेदरलैंड्स के कारोबार से एग्जिट कर रही है। उन्होंने एप्लीकेशन दी थी जिसको मंजूरी मिलती हुई दिखाई दी है।
हम देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन CNBC आवाज पर। स्टॉक्स एंड न्यूज पर हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, और इंफ्रा कंपनी की 2 कंपनियों पर नजर रखी। IL&FS इंजीनियरिंग, जिनको पावर ग्रिड की ओर से 136 करोड़ का ऑर्डर मिला, और साथ ही ARSS इंफ्रा के हाथ भी एक ऑर्डर लगता हुआ। इन दोनों में से कौन सा एक बेहतर ट्रेड रहेगा? हमारे साथ हमारे दोनों जानकार हैं, अविनाश गोरक्षकर और संदीप वाघे। संदीप, टेक्निकली बताइए, खबरें तो है तो एक्शन रहेगा एनकाउंटर्स में, लेकिन किसमें ज्यादा पैसे बनने के चांसेस हैं आज? हर्षद, दोनों में अगर बात करें तो मैं ARSS इंफ्रा के साथ जाऊंगा, लेकिन मुझे पैटर्न में इतनी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। न्यूज के ऊपर, न्यूज के हिसाब से ऊपर खुलेगा तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। मुझे 83-84 क्रॉस होते हुए नहीं लगता है, तो इतना कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। चलिए, तो फिर पास करेंगे इन शेयरों को। इन खबरों के दम पर यहां पर नजर रखिएगा, लेकिन ट्रेड मत करिएगा। ट्रेड कहां करना है ये सब हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अपनी स्क्रीन पर देखिए जैकपॉट स्टॉक 9:05 पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कौन सा वो शेयर है जो कमाल करेगा। ये सब ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं कि उर्जित पटेल के RBI गवर्नर बनने के बाद बाजार और इकोनॉमी इसको किस तरह से पड़ेगी। और दरअसल कोटक महिंद्रा AMC के MD और CEO नीलेश भाई से ज्यादा बेहतर ये कौन बता सकता है। उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को। सर, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहेंगे उर्जित पटेल के RBI गवर्नर बनने का जो फैसला सरकार ने लिया है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? कुछ हद तक जैसे विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी से टेस्ट मैच की कैप्टनशिप ली, वैसा ही कुछ ट्रांजिशन RBI में हो रहा है। विराट कोहली भी धोनी के नीचे खेल रहे थे टेस्ट मैच में। उन्होंने काफी चीजें धोनी से सीखी होगी और कुछ चीजों में वो धोनी से अलग भी होंगे, बट एक कंटिन्यूटी तो बनी रहेगी कि हमें जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना है, वेस्ट इंडीज को हराना है। उसी तरह जब एक डिप्यूटी गवर्नर बनते हैं तो RBI की पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहेगी। वो महंगाई के ऊपर भी फोकस करेगी और वो बाकी चीज़ों पे भी फोकस करेगी, और मार्केट को एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि जिस तरह से ये स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है, डिप्यूटी गवर्नर को गवर्नर बनाया जा रहा है, जैसे वाइस कैप्टन को कैप्टनशिप अदा करते हैं, तो एक पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहेगी। और हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि RBI ने पिछले 15-20 सालों में इतना उम्दा काम किया है कि लोगों की उनके तरफ हमेशा अपेक्षा ज्यादा ही रहती है। RBI ऐसा दिग्गज काम करती रहेगी, वैसा मार्केट को हमेशा लगता है। चले, तो लेगेसी वो जारी रहेगी, और एक बहुत ही बढ़िया अंदाज में आपने इसको समझाया है। धोनी और विराट कोहली ने जिस तरह की लेगेसी आगे बरकरार रखी थी, लेकिन बाजार इस अपॉइंटमेंट को कैसे देखेगा, सभी यही समझना चाहते हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने देखा SGX निफ्टी तो एकदम शांत है। अगर आप उर्जित पटेल का एक स्टेटमेंट पढ़े कि न मैं डव हूं न मैं हॉक हूं, मैं तो सिर्फ एक आउल हूं जो हर चीज को ऑब्जर्व करता रहता हूं। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का वाहन आउल है, घुवड़ है। तो अगर RBI गवर्नर लक्ष्मी जी के वाहन चालक है तो हमारे लिए आने वाला समय अच्छा ही रहेगा। दूसरी चीज जो ये है कि जो पिच की कंडीशन है वो कभी बरकरार नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती है। जब डॉक्टर राजन ने कैप्टनशिप संभाली उस समय हमारे परिस्थिति काफी कठिन थी, रुपया तेजी से गिर रहा था, महंगाई का दर थोड़ा ऊपर था, तो उन्होंने एक प्रकार की कंडीशन, एक प्रकार की बॉलिंग की। अब जब उनकी समय का अंत हो रहा है, उस वक्त महंगाई के दर काबू में आ चुके हैं, तो ऑलरेडी उन्होंने लिक्विडिटी प्रदान करनी चालू की है। मेरे हिसाब से हर RBI गवर्नर ने अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की बॉलिंग या बैटिंग की है और भारतीय टीम को, भारतीय इकोनॉमी को अच्छी कैप्टनशिप प्रदान की है। अगर हम पिछले 20-25 सालों का इतिहास देखें तो दुनिया की कई सेंट्रल बैंक अर्जुन की तरह एक तरफी निशाना रखती है, महंगाई के दरों को काबू में रखना है, बाकी सब चीजें उन्हें नहीं दिखती हैं। जो भारतीय सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे उन्होंने कुछ तरह से कृष्ण भगवान की भूमिका अदा की है। जब जरूरत पड़ी तो महंगाई के ऊपर ध्यान रखा, जब जरूरत पड़ी तो रुपये को संभाला, जब जरूरत पड़ी तो ग्रोथ को लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट के परिचालन से संभाला, जब जरूरत पड़ी तो गवर्नमेंट के बोरोइंग प्रोग्राम को निकाला, और जब जरूरत पड़ी तो भारतीय बैंकिंग सिस्टम की
परिस्थिति संभल के रहे वैसा किया। तो हमारे रिजर्व बैंक गवर्नर ने, हमारे रिजर्व बैंक ने हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को मैनेज करते हुए भारतीय इकोनॉमी को आगे और आगे लेके गए हैं। और मार्केट को इसीलिए उम्मीद रहती है कि चाहे किसी भी प्रकार की विकेट हो, भारतीय रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक के गवर्नर हमेशा सचिन तेंदुलकर की तरह अच्छी बैटिंग करेंगे। चलिए, तो काफी सारे क्रिकेटर्स के नाम आप लेकर ये चीज समझा रहे हैं सर। तो उम्मीद यही कि अब अच्छी पिच है तो विराट कोहली की तरह उर्जित पटेल चौके और छक्के लगाएं। लेकिन ये बताइए उनके सामने चुनौतियां क्या हैं सबसे बड़ी, और आपके लिहाज से क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले रिजर्व बैंक की जो प्रायोरिटी होगी, और जब उनके ऊपर एक दायित्व आरबीआई एक्ट के थ्रू आया है, वो महंगाई के दरों को 4% रेंज में लाना है। उनके पास 2% की छूट है, बट क्लियरली उनका पहला टारगेट महंगाई को 4% के आसपास ले जाना होगा। दूसरी चीज, डॉक्टर रघुराम राजन ने अपनी फेयरवेल क्रेडिट पॉलिसी में कहा कि कुछ अनफिनिश्ड एजेंडा है, उस अनफिनिश्ड एजेंडा को वो आने वाले 3 सालों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमने एनपीए के ऊपर देखा है कि डॉक्टर राजन ने एक अच्छा सा फाउंडेशन बना के दिया है। एनपीए की रिकग्निशन हुई है और अब उसकी रिकवरी की प्रोसेस आगे चलानी है। दूसरी चीज जो है वो ग्रोथ को लाने की और ब्याज के दरों की ट्रांसमिशन की है। वहां पे हमने कुछ हद तक बोरोइंग कॉस्ट में बोरोअर लेवल पे कमी करके दिखाई है, बट उसे अभी और भी लेके जाना है। सो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो आने वाले 3 सालों में मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये रही होगी कि डॉक्टर पटेल महंगाई के दरों को जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है उसके आसपास रखेंगे। दूसरा, एनपीए की रिकवरी के ऊपर फोकस करेंगे। और तीसरा, ये जो लिक्विडिटी की सिचुएशन है उसको नॉर्मल करके ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में नीलेश जी आपको क्या लग रहा है, अब इस गवर्नर के पद को देखकर और उर्जित पटेल की जो खासियत है उसको मद्देनजर रखकर पैसा बनेगा कहां पर? क्या इक्विटीज में ही एक्शन रहेगा, या फिर आपको लग रहा है कि डेट मार्केट में पैसा ज्यादा बनने के चांसेस है? क्योंकि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि विदेशी कई ऐसे फॉरेन डेट इन्वेस्टर्स हैं जो इंतजार कर रहे थे इस पर्टिकुलर मूव का, और वो काफी चेयर कर रहे हैं इस अपॉइंटमेंट को। डेफिनेटली हमारी निवेशकों से यही रिकमेंडेशन है कि आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड को ध्यान में रखिए और क्रेडिट अक्रूवल फंड्स को भी ध्यान में रखिए। क्लियरली क्रेडिट अक्रूवल जो फंड्स है आज उसमें कूपन इनकम बहुत ज्यादा है लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड से, और उस वजह से उसमें कूपन इनकम की वजह से अच्छा रिटर्न आ सकता है। बट अगर क्रेडिट रिस्क नहीं लेना है तो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड आज भी इन्वेस्टमेंट के लिए उचित है। दुनिया में बहुत सारे देश है जहां पे ब्याज की दरें नेगेटिव हो चुकी है। हमारे देश में आज भी 7% से ऊपर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मिलता है। बहुत सारे देश है जहां पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट आज इसलिए चल रहा है कि वहां पे महंगाई के दर बहुत कम हो चुके हैं। हमने भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के थ्रू महंगाई के दरों को 4% के आसपास लेने की ठान रखी है, और अगर वो 4% दर आने वाले 2-3 सालों में अचीव हो जाता है तो डेफिनेटली और भी रूम है आज की मार्केट यील्ड को नीचे जाने के लिए। और अगर ऐसा होता है तो जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड है उसमें अच्छा रिटर्न आने की उम्मीद है। तो इस वक्त आप क्रेडिट अक्रूवल फंड एज वेल एज लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड दोनों में निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो काफी सारे मौके हैं लॉन्ग टर्म के लिए, काफी महत्वपूर्ण होगा भारत में जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बना हुआ था उसको कंटिन्यू रखा जाए, और सरकार ने इस तरह का काम किया भी है। शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राधिका राउत जी से हमने कुछ देर पहले बात करी, हर्षदा, वो भी इस अपॉइंटमेंट को काफी पॉजिटिव मान रही है एफआईएस के नजरिए से, और फंड मैनेजर का नजरिया भी हमने आपके सामने पेश किया। नीलेश शाह वेटरन फंड मैनेजर है और वो भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट है, इससे बेहतर नाम शायद नहीं हो सकता। कुछ ही देर में केसी चक्रवर्ती जी जो एक्स डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, उनसे भी हम बात करेंगे और उनका नजरिया भी इंपॉर्टेंट है। करीब 9:30 बजे वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आज एक्शन भरपूर रहने वाला है दिन भर। चलिए एक्सपर्ट्स को और जोड़ते हैं और उनसे जानते हैं वो आज के मार्केट को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव बिस्सा भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल भी। तो दमदार पैनल सीएनबीसी आवाज पर आज सुबह से बना हुआ है। आपसे राय लेना चाहूंगा। गौरव, गुड मॉर्निंग, कैसे देख रहे हैं आप आज के मार्केट के सेटअप को? और सबसे बड़ा सवाल, एक्सपायरी जो बृहस्पतिवार को होने वाली है, आपको क्या लग रहा है 8,700 के ऊपर हो जाएगी?
गुड मॉर्निंग। आज की अगर सत्र की बात अगर की जाए तो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी बहुत पॉजिटिव आपको देखने मिल सकती है। 8640 के स्टॉपर से मैं बाय की सलाह दूंगा स्पॉट लेवल से। ऊपर में 8720 और वो टेस्ट हो गया, क्रॉस हो गया था 8750, तो ये रेंज के लिए आप बाय कर सकते हैं निफ्टी को। मुझे लगता है 1 या 2 दिनों में आ जाएगा। और जो सबसे अभी डेटा है, मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी है कि एक बार निफ्टी 8700 के थोड़ा ऊपर एक एक्सपायरी इस बार के लिए दे दे। चले तो फोकस इसी बात पर रहेगा कि एक्सपायरी के लेवल्स क्या रहेंगे और 8700 के ऊपर के चांसेस ज्यादा हैं। ये पहले संदीप वागले भी कह रहे थे और अब गौरव बिस्सा की भी यही राय बन रही है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक में जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 8682 माइल्डली नेगेटिव है, हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है। हम लौटेंगे, कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे, आपको बताएंगे आज आपने कहां ट्रेड खड़ा करना है। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और ढेर सारे काउंटर्स आज रेडार पर रहने वाले हैं। नंबर्स के लिहाज से भी आज हम देखेंगे एक्शन। ओबरॉय रियल्टी, सन टीवी जैसी कंपनियों के नतीजे आए हैं और साथ ही साथ याद रखिए वो फोर्टिस हेल्थकेयर, फोर्टिस मलार का जो डीमर्जर अनाउंस हो चुका है उस पर भी बाजार रिएक्ट करेगा। इस पर एफआईआई ब्रोकरेजेस की क्या राय है वो भी आपको बताएंगे, हमारे जानकारों से समझेंगे कि किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन ओबरॉय रियल्टी, इस पर अविनाश मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि वैसे आप देखें नंबर्स तो पॉजिटिव लग रहे हैं, हालांकि इस तिमाही में मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिल रहा है। मुनाफा 33 करोड़ से बड़ा है, आय में भी हमने देखा है करीब 51% तक की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन्स जो पहले 61% पर थे वो 52% पर आए हैं। मार्जिन से क्या चिंता हावी रहेगी स्टॉक पर? मुझे लग रहा है हर्षदा, ओवरऑल एब्सोल्यूट प्रॉफिट अगर हम देखें तो डेफिनेटली अच्छी तरह से इंप्रूव हो चुका है। मार्जिन में डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज जरूर आया है, बट मेरे ख्याल से रियल एस्टेट कंपनीज को हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर परफॉर्मेंस मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद राइट नजरिया नहीं होगा। मेरे ख्याल से इनकी ऑर्डर बुक और इनका जो लैंड बैंक है वो ज्यादातर बॉम्बे बेस्ड है और हमको लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर काफी लीस्ट है, तो विजिबिलिटी अच्छी है, डेट बैलेंस शीट पे काफी कम है। तो मुझे लग रहा है कोई भी गिरावट स्टॉक में अगर आती है इस कारण के लिए तो मेरे ख्याल से एक बाइंग का मौका होना चाहिए। ऑलराइट, तो कमजोरी हो तो खरीदारी करें। वैसे इतने टफ एनवायरनमेंट में इस तरह के नतीजे पेश करना अच्छी बात ही माना जाएगा, तो देखना होगा आज स्टॉक में कितनी तेजी देखने को मिलती है। ओबरॉय रियल्टी पर रखिए नजर और सन टीवी पर भी रखिए नजर। चार्ट देखकर बताइए वागले साहब, सन टीवी का शेयर आपको किस तरह का लगता है? इनके मार्जिन दरअसल कमजोर आए हैं, 59% से घटकर 57.3% आए हैं और आप देखिए अगर थोड़ा लंबा चार्ट तो नतीजों से पहले ये शेयर रैली भी कर चुका है, नतीजों के बाद सीएलएसए का एक डाउनग्रेड भी आया है। आज आउट परफॉर्म रेटिंग थी उनकी पहले, अब उन्होंने सेल की रेटिंग दे दी है, तो ये कितना नीचे खुल सकता है? सपोर्ट लेवल भी बताइए और चार्ट्स कैसे दिखते हैं ये भी बताइए। हेमंत, चार्ट्स पॉजिटिव लगते हैं और अगर नीचे खुलता है 474 वो लेवल होगा, 474 से लेकर 470 ये बाइंग एरिया है, मुझे नहीं लगता ये ब्रेक होगा। हाँ, अगर उसके नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड होता है तो मैं मानूंगा कि वीकनेस है, अदरवाइज मुझे लगता है 474 470 के रेंज में लेना चाहिए विद 465 स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है 520 522 का टारगेट अगले कुछ हफ्तों में आना चाहिए इसमें। चले तो यहाँ पर एक्शन डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई देगा। 460 का स्टॉप लॉस और 522 अगले हफ्तों में अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म नजरिया रखेंगे तो एक्शन जरूर बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज फोकस में रहने वाला है फोर्टिस हेल्थकेयर और फोर्टिस मलार, क्योंकि वो डीमर्जर स्कीम को बोर्ड को अप्रूवल मिल गई है और इस पर एफआईआई ब्रोकरेजेस ने भी अपनी राय दे दी है। नियति हमारे साथ जुड़ गई है। नियति, सबसे पहले बताइए क्या राय आ रही है फोर्टिस हेल्थकेयर और फोर्टिस मलार के डीमर्जर स्कीम पर, किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉक में? ब्रोकरेजेस काफी बुलिश है हर्षदा। इस पूरी डीमर्जर स्कीम को सुनने के बाद सारे के सारे ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस अपवर्ड रिवीजन किए हैं। इनका मानना है कि शेयरधारकों के लिए काफी बेहतरीन वैल्यू अनलॉकिंग है और आगे चल के इसका फायदा इनको जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन करा है, 33% के अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं स्टॉक में। 250 का लक्ष्य इन्होंने फोर्टिस हेल्थकेयर पे दिया है। जेपी मॉर्गन भी निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं, 230 का इनका भी टारगेट है। इनफैक्ट ये मान रहे हैं कि री रेटिंग हो सकती है पूरे स्टॉक की, जिस तरह से मार्जिन्स में एक्सपेंशन ये देख रहे हैं और एसआरएल के जो डायगोनल से कारोबार है उसके सुधार होता है, तो
230 और 250 के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करना चाहिए। फोर्टिस हेल्थकेयर में आज ब्रोकरेज का यही मानना है, तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि बेहतरीन वैल्यू अनलॉकिंग है। कोल इंडिया पर मॉर्गन स्टैनली का एक अंडरवेट का कॉल आया है, 245 का इनका लक्ष्य है। ई ऑक्शन रियलाइजेशन थोड़े से बेहतर हुए हैं जून में और इनका मानना है कि आगे चल के सीक्वेंशियल बेसिस पे यानी तिमाही दर तिमाही इनकी जो अर्निंग्स मोमेंटम है इसमें सुधार देखने को मिलेगा। इसीलिए फिलहाल ये फैक्टर इन करके चल रहे 8% हायर रियलाइजेशन को FY17 के मॉडल में, मगर फिलहाल अंडरवेट का कॉल इन्होंने मेंटेन किया है, 245 का इनका लक्ष्य है। ओके, तो ये कोल इंडिया पर रहा है, लेकिन पहले एक बार राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि वो डीमर्जर को किस तरह से देख रहे हैं। ऐसा नहीं बाजार को इस डीमर्जर के बारे में पता नहीं था और देखिए शेयर में एक अच्छी तेजी बनी भी हुई थी। फोर्टिस हेल्थकेयर के लिए अब ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि 250 के टारगेट है। मैक्वायरी की रिपोर्ट नियति अभी बता रही थी और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट 230 की आ रही है। तो सिंप्लीफाई किया है स्ट्रक्चर। अविनाश जी, बाजार को पसंद आएगा ये स्ट्रक्चर क्या? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट हेमंत, डीमर्जर के बाद डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को अच्छी वैल्यू मिलेगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि डीमर्जर होने के बाद कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक बिजनेस के लिए आएगा तो डेफिनेटली इसमें आगे और रीरेटिंग की पॉसिबिलिटी है। क्लियरली डायग्नोस्टिक डिवीजन कितना प्रॉफिटेबल है ये भी स्टैंड अलोन बेसिस पे देखने को मिलेगा, लेकिन जो हॉस्पिटल बिजनेस है यहाँ पे ऑलरेडी काफी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया तो ये डेफिनेटली आगे चल के एक बड़ा रीरेटिंग ट्रिगर होगा। तो ऑब्वियसली आज शेयर अच्छी तरह से खुलेगा, लेकिन मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे रहेंगे। चलो, तो दोनों ही स्टॉक्स में एक्शन डेफिनेटली बनते हुए दिखाई देंगे। फोर्टिस हेल्थकेयर याद रखिए सोनली हॉस्पिटल बिजनेस होगा और फोर्टिस मलार हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक कारोबार ट्रांसफर किया गया है। आगे जाकर वो नाम जरूर बदलेगा, लेकिन ये दोनों काउंटर्स में आज एक्शन डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई देगा और लॉन्ग टर्म तगड़ी स्टोरी खड़ी हो रही है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सन टीवी और साथ ही साथ ओबरॉय रियल्टी के नंबर्स हमने देखे, वहां पर परफॉर्मेंस मार्जिन के तौर पर थोड़ा सा प्रेशर में रहा है, वरना स्पेशली ओबरॉय का तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इस पर ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है ये भी बताएंगे नियति के साथ ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। ब्रेक से पहले हमने बात करी फोर्टिस की और फोर्टिस की रिपोर्ट्स बता रही थी नियति हमारे साथ बनी हुई है। नियति, ये बताइए और कौन सी रिपोर्ट्स है जहां पर आपकी नजर है? सन टीवी। हेमंत, अभी थोड़ी देर पहले आप सन टीवी के रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे थे। CLSA ने डाउनग्रेड किया है इस रिजल्ट के बाद। आउट परफॉर्म की रेटिंग थी जिसे घटा के सेल यानी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं क्योंकि एड रेवेन्यू ग्रोथ से इनको निराशा हाथ लगी है। 2% का एक डिक्लाइन है, मगर सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ग्रोथ जो कि 22% बढ़ी है उसके कारण ये अपना टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं। 405 से इसका टारगेट बढ़ा के 425 का कर दिया है, लेकिन अभी भी ये जो मौजूदा भाव है उससे 12% का डाउनसाइड ही दिखा रहा है। बिकवाली करके चलिए 425 का लक्ष्य आपको सन टीवी दिखा सकता है। ओबरॉय रियल्टी के शानदार नंबर आए हैं। जेपी मॉर्गन और CLSA की आज रिपोर्ट आई है, दोनों ही अपबीट हैं इस स्टॉक पर। पहली तिमाही के नतीजे बेहद अच्छे आए हैं और वर्ली का जो इनका प्रोजेक्ट है 360 वेस्ट उसकी बुकिंग्स बेहद अच्छी आई हैं। 240 करोड़ के आसपास की इनकी जो बुकिंग हो गई है और इसने ड्राइव किया है प्री सेल्स को, जिसके कारण सारे ब्रोकरेजेस में आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट प्राइस जेपी मॉर्गन का 370 का है जो कि 25% अपसाइड पोटेंशियल दे रहा है। वहीं CLSA का टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया है इस अच्छे नतीजों के बाद। 338 का था जिसे अब ये बढ़ा के 360 का करें जो कि मौजूदा भाव से 21% की तेजी दिखा सकता है। चले, तो ये राय इन दोनों काउंटर्स पर आती हुई। सन टीवी से निराश ऑफ कोर्स CLSA और वो डाउनग्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स ऑफ कोर्स रेडार पर रहेंगे और साथ ही आपको बताएंगे किस तरह की शुरुआत बाजार की रहती है।